कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आदरणीय ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए, पिछला चुनाव यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। मैंने तो आपको फरकाबाद का किस्सा सुनाया था, और नहीं मानते आप जानकारी कर लोगे, अगर बात गलत हो तो बताइए हमें। महिलाओं की बात हो, और मेरे से पूर्व में सभी लोगों ने इस बात को कहा कि अगर समाज को और देश को देखना है तो वहां की महिलाएं, वहां की स्त्रियों की स्थिति क्या है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जा रही है। जहां भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, और जब हम आकलन करते हैं तो हमारी महिलाओं बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है। और इधर ये ठीक कहा आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने, हालांकि जब वो बोलती है तो और भी जानकारी हम लोगों को मिल जाती। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जो बातें रखी हैं, और जहां सड़कों पे निकलने का आह्वान किया है, मैं तो एक ही सुझाव देता हूं। मैं अभी कैमरे गिन रहा था, लगभग 30 कैमरे हैं। अगर ये चालू हो जाए, अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे, तो अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, किसी को सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो परिस्थितियां, कारण, वो दबाव क्या है, उन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां बोलने पर, लिखने पर या आंदोलन करने पर पाबंदी है, या झूठे मुकदमे लग जाते हैं, इतने दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में लोग बोलें न बोलें, लिखें न लिखें, लेकिन जब बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता नहीं लगेगा ये सरकार कहां चली गई है। क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं, सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी अगर किसी के ऊपर आई है तो वो आधी आबादी के ऊपर आई है। कहने को तो हम स्त्री का, नारी का, महिला का नाम पहले लेते हैं, पुरुष का बाद में लेते हैं, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं कि महत्व किसको ज्यादा मिल रहा है, तो देखने को यह मिलता है कि पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है। और घर परिवार में कई बार ये भी सुनने और देखने को मिलता है कि अगर कोई रो रहा है, तकलीफ कर रहा है, परेशानी में है, तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो जब तक हम लोग ये सोच नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक शायद हम लोग कामयाब नहीं होंगे। एक मकसद हम लोगों का ये भी रहा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहले हम लोगों ने काम किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, आने वाले समय में जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, पुनः हम लोग उन योजनाओं को और अच्छी तरीके से चला करके अपनी आबादी को न केवल सम्मान दिलाएंगे, बल्कि समृद्धि और संपन्न बनाने के लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसा पूर्व में कहा कि एम्बुलेंस, अस्पताल और 1090 वो महत्वपूर्ण योजनाएं थी। मुझे याद है कि जब 1090 की शुरुआत हुई थी तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार 1090 कितनी मदद कर पाएगी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जब 1090 के माध्यम से बेटियों, महिलाओं और नारियों की सुरक्षा को लेकर के उनकी मदद करने का काम शुरू हुआ, और उसके जब आंकड़े और जब उसकी चीजें बाहर आई अखबार और प्रेस के माध्यम से,
तो मुझे याद है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी और कहा था कि ये योजना जो चली है उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार में चल रही है, अन्य प्रदेशों को भी सीखना चाहिए कि 1090 के माध्यम से कितनी मदद हो रही है, कितनी सुरक्षा मिल रही है। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में पुलिस का लोग इंतजार करते थे, थाने जाएं तो शायद वो बात नहीं सुनी जाती थी, और अगर थाने में पहुंच भी गए तो कई बार पुलिस का व्यवहार बहुत खराब होता था। तो मुझे याद है प्रोफेसर वेंकट का साथ लेकर के उस समय चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी थे हमारे साथ, हम सब लोगों ने मिलकर के और आईपीएस जो सबसे अच्छे अधिकारी थे उनको उसमें शामिल कर करके दुनिया की जो सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम जहां पर है, न्यूयॉर्क एनवाईपीडी पुलिस हेडक्वार्टर, वहां पर हम लोगों ने अपने अधिकारियों को भेजा था। एनवाईपीडी गए, उसके बाद ह्यूस्टन की पुलिस का रिस्पांस सिस्टम देखा, उसके बाद सिंगापुर का पुलिस सिस्टम देखा, और फिर उत्तर प्रदेश के लिए वो डिजाइन करने का काम हुआ। और उस समय देश में सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम अगर पुलिस को किसी ने दिया था और कई हजार गाड़ी देकर के पुलिस को मजबूत बनाने का काम किया था, तो समाजवादी पार्टी ने, जो डायल 100 के नाम पर आज भी देश में सब कि हमें ट्रेन कर करके बॉयज को रखना चाहिए या अनुभवी जो पुरुष हैं उनको रखना चाहिए। लेकिन एक सुझाव जब आया कि अगर इसमें आप सबसे अच्छा रखना चाहते हैं और व्यवहार भी अच्छा रहे, बातचीत भी अच्छी रहे और कोई नाराजगी न दिखाए, तो आप इसमें लड़कियां और महिलाएं रखें जो सबसे पहले कॉल सुनेंगी। तो उस समय डायल 100 में जो सबसे पहला कॉल रिसीव करती हैं तकलीफ और परेशानी में, तो हम लोगों ने पुरुष को नहीं रखा था, उसमें महिलाएं और लड़कियों को रखा था, क्योंकि वो हैं जो दुख और तकलीफ समझ सकती हैं, वो किसी से व्यवहार खराब नहीं करेंगी। इसलिए डायल 100 योजना में हम लोग उनको शामिल किया था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोग बता सकते हैं, लेकिन मुझे याद है कि सबसे पहले देश में बेटियों को पढ़ाई के लिए नेताजी ने कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी। देश में उस समय बेटियों को पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए कोई योजना नहीं थी, नेताजी ने शुरू की और हर समाजवादी सरकार में हम लोगों ने उसको और शामिल कर करके आगे बढ़ाने का काम किया। जब कभी भविष्य में हम लोग आगे आएंगे, मौका मिलेगा जो उसमें हम बेटियों की पढ़ाई के लिए और अपनी माताएं बहनों को जो गरीब हैं उनको सम्मान और समृद्ध बनाने के लिए पहले से बेहतर योजना ला करके हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। और तमाम योजनाओं के माध्यम से जो बहादुर बेटियां थीं या जो उत्कृष्ट काम करती थी महिलाएं, या खेल में या किसी और क्षेत्र में, रानी लक्ष्मीबाई योजना चला करके हम लोग सम्मान देते थे। उस योजना को और मजबूत बना करके आने वाले समय में हम लोग वैसी ही योजना और रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर योजना शुरू कर करके अपनी माताओं बहनों का सम्मान करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी का और आदरणीय वंदना मिश्रा जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद और बहुत कुछ जानकारी हासिल करने के बाद इन्होंने अपनी समिति के माध्यम से निर्णय लेकर के इन सभी बेटियों को, महिलाओं को, नारी को सम्मान देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि बिना आदि आबादी के तरक्की नहीं हो सकती है। इसीलिए पीडीए की सबसे बड़ी ताकत, जहां पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं, वहीं आदि आबादी के बिना हम लोग समाज और देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। पीडीए के माध्यम से सरकार बना करके विशेष महिलाओं का सम्मान और उनको खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए विशेष योजनाएं हम लोग लागू कर करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अवार्ड जिनको मिल रहा है, जिनको हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाजवादी सरकार में मुझे याद है कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शुरू किया गया था, उसमें प्रधान से लेकर के और हर क्षेत्र के जो महिलाएं उत्कर्ष और अच्छा काम करती थी उनको सम्मान देने का काम शुरू हुआ था। और कई विशेष
जो घटनाएं हुई जहां पर बहादुरी या अपने हुनर का उन्होंने जो अच्छा काम किया था उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया था। और याद होगा आपको, यश भारती के माध्यम से भी देश विदेश या दुनिया में जिन्होंने अपने आर्ट की वजह से, कल्चर की वजह से या किसी और क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन लोगों को भी बड़े पैमाने पर सम्मानित करने का काम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में कवि थे, खिलाड़ी थे, हॉकी के थे, फुटबॉल के थे, क्रिकेट के थे, रोइंग के थे और कई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी जिनका हम और आप लोग नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने देश और विदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यश भारती के माध्यम से उनको भी सम्मानित करने का काम कर रहे थे और मौका मिला था। साथ ही साथ सम्मान राशि का भी काम शुरू किया था, जिसमें सम्मान राशि भी उन तमाम लोगों को सम्मान देकर के हम लोग प्रति महीना उनका सम्मान करते थे। इस सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया। समाजवादी पेंशन शुरू की थी। भविष्य में समाजवादी पार्टी ने आज भी कहा, फिर कहेंगे, समाजवादी पेंशन भी शुरू करेंगे और विशेष नाम देकर के नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। पहले 500 रुपए हम लोग देते थे प्रति महीना समाजवादी पेंशन के माध्यम से। वो योजना तो रहेगी रहेगी, मैं लगता है दिन तय किया है। असली विस्तार सरकार का और विकास का होगा 2027 में। ये तो रूठेयों को मनाने वाला है, और जब बजट पूरा खर्च हो गया है तब मंत्री बनेंगे। और आपको सुनने में आ गया होगा कि कई विभागों का बहुत जल्दी जल्दी बजट स्वीकृत हो रहा है, और एक विभाग पे तो हमारे एक पत्रकार साथी ने यही सवाल भी किया था कि 1,000 करोड़ के टेंडर पता नहीं कौन सा तरीका अपनाया है और स्वीकृत कर करके और दे भी दिया है। उसमें सिमई मिली, गुजिया मिली, ये नहीं पता कौन सी मिठाई चली है, लेकिन कुछ सुनने में आया था। और आप देखिए, अभी आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने जो इशारा किया, हालांकि देश के डिफेंस मिनिस्टर तो अच्छा काम करना चाहते होंगे लखनऊ के लिए, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, और जिसका भी संसदीय क्षेत्र होता है वो एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है वोटर्स और क्षेत्र से भी। उन्होंने तो कोशिश की है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया, बर्बाद कॉरिडोर बनाया है। वो ग्रीन कॉरिडोर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए नहीं है। हर चौराहे पे आपको पुलिस लगानी पड़ेगी। और कल जानबूझ करके मैं इनकी डिजाइन को समझना चाहता था कि इनकी डिजाइन और इन्होंने क्या बनाया है ग्रीन कॉरिडोर। और ग्रीन कॉरिडोर से चढ़ करके जब हम अपने लोहिया पथ पे आए, जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार ने कभी बनाया था, सोचिए कितने साल पहले डिजाइन किया था। उसमें गोमती का ब्रिज 8 लेन है, सड़क 8 लेन बन गई है। आप बताइए, पेडेस्ट्रियन को चलने की जगह भी नहीं है ग्रीन कॉरिडोर में। दुनिया में कहीं सड़क ऐसी डिजाइन नहीं हुई होगी आज के समय पर, जहां पैदल चलने वाले गरीब और साइकिल से चलने वाले लोगों को कोई जगह ना हो। ये मानक के खिलाफ सड़क डिजाइन हुई है। कोई भी सड़क बिना पैदल चलने वालों के सड़क डिजाइन नहीं हो सकती। ये लखनऊ में इस सरकार ने ऐसी डिजाइन की है कि पैदल चलने वालों की जगह नहीं है। लोहिया पथ 8 लेन है। इनका ग्रीन कॉरिडोर ग्रीन होगा ही नहीं कभी, मतलब स्मूथ फ्लो और कभी क्लियर फ्लो के साथ नहीं होगा, हर चौराहे पे है। और मैंने देखा है कि ऑटो तो गिर गया होता, पलट गया होता,
अगर आप जाएं ऑटो से और सडन टर्न है, बताइए ऑटो कहां जाएगा? तो इनकी डिजाइन भगवान ही मालिक है। ऐसे ब्लाइंड टर्न्स और भी दिखते हैं आपको? ये डिजाइन का पार्ट है, लेकिन सबसे दुख का पार्ट है कि 7,000 करोड़ का डिजाइन ये बन रहा है ग्रीन कॉरिडोर। मैंने कहा कि कम पैसे में ही 6 लेन 8 लेन बन सकता है। क्योंकि वो अकेले लड़ करके भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर करके भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल रहे हैं, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आदरणीय ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए पिछला चुनाव यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। मैंने तो आपको फरकाबाद का किस्सा सुनाया था, और नहीं मानते आप जानकारी कर लोगे, अगर बात गलत हो तो बताइए हमें। अधिकारियों ने मिलकर के हमारे डॉक्टर नवल किशोर साग के मौर्य सैनी को हराया था। तुम्हारे मुकद्दर का सिलेंडर मुकद्दर होगा तो सिलेंडर मिलेगा, वरना आप लाइन में लग जाइए। और लापता गैस सिलेंडर है ही नहीं कहीं। और अभी झांसी का पता लगा मुझे, ये चैनल वालों को पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा दाना मिलता है इन्हें जो गाना गाने लगते हैं। मैं जब लोकसभा में था तो एक चैनल के कोई आए जर्नलिस्ट मेरे से बोला कि लखनऊ में मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर इतने सिलेंडर मिले। अभी मेरी पार्टी की कमी है। कल ही मुझे जानकारी मिली कि झांसी में जो ट्रक गायब हुआ था, पूरा ट्रक सिलेंडर का, वो बीजेपी के लोगों ने गायब किया था। बीजेपी के नेता शामिल थे, बड़े बड़े नेता दूसरे जिले से फोन कर रहे थे कि समझौता कर लो। पूरा ट्रक चोरी कर लिया, सिलेंडर भरा हुआ, और जब वापस किया तो आधे सिलेंडर खाली वापस किए। बताइए आप, बीजेपी के नेता थे, लेकिन दुर्भाग्य एक भी चैनल ने बीजेपी का नेता नहीं चलाया। तभी मैंने कहा, अरे रूपरेखा वर्मा जी कह रहे सड़कों पर उतरे, ये 30 चैनल केवल सच बोलने लगे। बेटी ने तो आरोप लगाए हैं, बेटी ने तो आरोप लगाए हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद, कई बार के रहे विधायक डॉक्टर अग्रवाल जी ने क्या कहा, वो तो आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा मैं। राज्यसभा सांसद गोरखपुर से, जिन्होंने अपनी सीट खाली करके दी, जिससे मुख्यमंत्री चुन करके गए, उन्होंने क्या कहा कि हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। अब आप समझ लीजिए कौन दोषी है। जो हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि उसकी बेटी के आरोप लगता है सच है, और कोई है जिसके दबाव में थाने से छोड़ा गया। सुनने में तहरीर से नाम भी हटा दिया गया जो एफआईआर दर्ज हुई है। केवल वहीं की हत्या नहीं, गोरखपुर की। आप बताइए बनारस में क्या हुआ, खुलेआम एक छात्र को गोली मार दी गई, सब पर रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। और बदायूं की कैसे भूल जाओगे आप, जिसकी मां ने, परिवार ने खुद कितनी बार पुलिस को शिकायत की कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान ले ली जाएगी बदायूं। बताइए आप, सजाती लोगों को पता नहीं कौन से पंख लगे हुए हैं कि कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। केवल यही नहीं, आप बताओ वो डॉक्टर को कैसे मारा गया था, वहां किस चीज से मारा गया था, बताइए आप। यहां पुलिस से जब पॉलिटिकल काम लोगे, पुलिस
का जो एक सिद्धांत बन गया है कि हथेली गरम पुलिस नरम, एक ही सिद्धांत पे काम कर रही है पुलिस, और आए दिन गांजा जाने क्या क्या पकड़ा जा रहा है। तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के अलावा सब कुछ कर रही है, और गोरखपुर में तो लॉ एंड ऑर्डर की हत्या हो गई है। ये जो घटना हुई है गोरखपुर की, हमारे पत्रकार साथी पूछे, वहां लॉ एंड ऑर्डर की हत्या हो गई है। जनता से अपील है कि इस सरकार को हटाए बिना लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं हो सकता है। जहां जहां बीजेपी है और बीजेपी की सरकार है, जो एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां वहीं पर हैं। न केवल असुरक्षा की भावना है, बल्कि सबसे ज्यादा करप्शन भी हुई है। अच्छा बैठ जाओ, ये सब मदद करना चाहते हैं हमारी, हाँ? हम डेली यहीं से प्रचार करेंगे और आप लोगों के माध्यम से प्रचार करेंगे, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है भारतीय जनता पार्टी के लाखों के डिप्लॉयमेंट बंगाल के बाद सीधा यूपी हो जाएगा उनका। जितनी भी लाखों के लाख फौज लगाई है उन्होंने, वहां ट्रेनिंग करा रहे हैं पुलिस को भी, सेंट्रल फोर्स को भी, और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगी साथी उनको ट्रेन कर रहे हैं कैसे पैसा भिजवाना है, कैसे बूथ को लूटना है। सुनने में आएगा बूथ स्तर पे ही पैसा भेज दिया गया है बंगाल में। लाखों लाख अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी पहुंचा दिए गए हैं। उन सबकी पोस्टिंग यही होने वाली है अप्रैल में, अभी कुछ दिनों पहले निपटे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।